तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द इकोनॉमिक इनसाइट। तो आज इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि किसी भी नेशनल इनकम की पल्स क्या है, यानी कि ऐसी कौन सी चीज़ है नेशनल इनकम में, ऐसे कौन से किसी भी देश के लिए कौन सी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जिसकी मदद से हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई देश क्या बेहतर है, क्या वो जो इकोनॉमिकली क्या बेहतर हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए हमें किसी भी देश की नेशनल इनकम को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जैसा कि मैं बात करूँ, जो आज का हमारा चैप्टर है वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2, जो कि है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। तो नेशनल इनकम के अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि इसके एग्रीगेट्स क्या क्या हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो हमें ये बताने में मदद करेंगी कि क्या नेशनल इनकम सही है, क्या सही तरीके से काउंट हुई है या नहीं हुई है, कौन कौन सी चीज़ें इसमें हम शामिल करेंगे और कौन सी चीज़ें इसके अंदर हम शामिल नहीं करेंगे। तो अगर हम बात करें, जैसा कि आप सब स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि द पल्स ऑफ ए नेशन अंडरस्टैंडिंग नेशनल इनकम, ए फाउंडेशनल गाइड टू हाउ वी मेजर इकोनॉमिक हेल्थ। तो किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक हेल्थ मेजर करने में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हेल्प जो फैक्टर हमें हेल्प करता है वो कौन है, वो है नेशनल इनकम। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, तो किसी भी इकोनॉमी में एक पर्टिकुलर ईयर के दौरान जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उनकी फाइनल वैल्यू को जब हम लेते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं नेशनल इनकम। तो यानी कि आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, सबसे पहला फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि या फिर अगर मैं बोलूँ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ये दोनों चीज़ें बोल सकता हूँ। तो मैं कहूँगा कि गुड्स और सर्विसेज जो कि हमने फाइनल कंजम्पशन के तौर पर इस्तेमाल की है, हम उनकी वैल्यूज़ को लेते हैं क्या करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए नेशनल इनकम को। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं बोलूँ तो दूसरा तरीका क्या है, जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी जो इकोनॉमी है वहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटी के बेसिस पर 4 सेक्टर्स हैं, हाउस होल्ड, फार्म, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इसमें जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं, जो प्रोडक्शन को इम्पैक्ट करते हैं, ऐसे फैक्टर्स कौन से हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। कैसे, अगर यहाँ पर मैं छोटा सा कंसेप्ट बताऊँ, वैसे तो आपने ऑलरेडी माइक्रो में इसको पढ़ लिया होगा, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि एक किसान अपने खेत में अपने गेहूं के उत्पादन को बढ़ाना चाहता है, यानी कि गेहूं के प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहता है, तो उस गेहूं के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए उसको कौन कौन सी चीज़ें मदद करेंगी, सबसे पहला या तो वो अपने खेत को बढ़ा दे, मतलब यहाँ मान लेते हैं उसके पास 1 बीघा खेत है, अब वो 2 बीघे खेत में प्रोडक्शन करे, तो अब उसका आउटपुट बढ़ जाएगा या नहीं बढ़ेगा, यानी कि सबसे पहली चीज जो डायरेक्टली आउटपुट पर असर करेगी वो क्या है, वो है लैंड। दूसरा क्या है, अच्छा मान लेते हैं एक किसान जो था वो एक ही लेबर का इस्तेमाल करता था, इसलिए वो कम मेहनत कर पाता था लेबर और प्रोडक्शन कम होता था। अब उसने क्या किया, 2 लेबरों का इस्तेमाल करने लगा, तो क्या हो गया, इससे प्रोडक्शन बढ़ा। तो यानी कि जो भी मैं बोल रहा हूँ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, चाहे अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कैपिटल की भी, तो आप जितना ज़्यादा पैसा लगाएंगे किसी बिजनेस में उतना ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा। ठीक है, इसके साथ साथ उद्यमी जितना रिस्क लेंगे उतना ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा। या फिर अगर मैं कहूँ प्रॉफिट, जिस जो किसके बदले मिलता है, एंटरप्रेन्योरशिप के बदले मिलता है। तो जितना ज़्यादा ये सारी चीज़ें होंगी, जो भी ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस हैं, इनको हम जितनी ज़्यादा वैल्यू में, जितनी ज़्यादा मात्रा में, जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करेंगे, उतना ही ज़्यादा जो हमारा प्रोडक्शन होगा वो बढ़ेगा। इस वजह से हम ये कहते हैं कि प्रोडक्शन को जो डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है वो कौन करते हैं, वो ये करते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस। तो इसीलिए जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, इनके बदले हमें क्या क्या मिलता है। तो देखिए बेटा, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या देख पा रहे हैं कि सम ऑफ फैक्टर इनकम्स की बात करी है। तो यहाँ पर वेजेस मिलता है, हमें क्या मिलता है, वेज मिलता है, किसके बदले में, लेबर के बदले में। अच्छा, लैंड के बदले में क्या मिलता है, रेंट मिलता है, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट मिलता है, और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। अगर हम इन सभी को क्या कर दें, जोड़ दें, क्या करें, जोड़ दें, तो क्या निकल कर आता है बेटा, तो नेशनल इनकम निकल कर आता है। अच्छा, ध्यान रखना, लेकिन ये जो फैक्टर इनकम है ये अर्न कौन करता है, तो ये अर्न कौन कर रहा है किसी भी कंट्री में, नॉर्मल रेसिडेंट। कौन कर रहा है, नॉर्मल रेसिडेंट। अच्छा, अब आपका सवाल होगा कि नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है सर। तो नॉर्मल रेसिडेंट और एक सिटीजन में डिफरेंस होता है कुछ, ये हम इसी चीज को हम आगे समझेंगे। यही कुछ मेन जो पॉइंट है वो आपको समझना है, तभी आप समझ पाओगे कि क्या इंक्लूड करना है और क्या इंक्लूड नहीं करना। तो अगर मैं बोलूं कि वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन, अगर मैं बोलूं प्रोडक्शन के मेथड से जब हम कैलकुलेट करते हैं नेशनल इनकम को,
तो वहाँ पर गुड्स और सर्विसेज की फाइनल वैल्यू को लेते हैं, और अगर हम अर्निंग की मेथड से कैलकुलेट करते हैं किसको, प्रोडक्शन को, सॉरी नेशनल इनकम को, तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, वहाँ पर हम फैक्टर इनकम लेते हैं, जो कि किसके बदले मिलती है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बदले में मिलती है। लेकिन किसकी फैक्टर इनकम लेते हैं, हम लेते हैं नॉर्मल रेसिडेंट्स के फैक्टर इनकम को। ठीक है, तो चलिए हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि और इसके बारे में हम थोड़ी सी और डीपर नॉलेज लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें और हमें बताई गई हैं। तो अगर मैं बात करूं बेटा यहाँ पर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि नेशनल इनकम की इंपॉर्टेंस क्या है, तो जहाँ जैसा कि आपको दिख रहा है कि द नेशंस रिपोर्ट कार्ड, इसका मतलब क्या है कि भाई क्या मदद मिलती है हमें, अगर हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं तो हमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं उसके। तो सबसे पहला ये हमें दिखाता है कि कोई देश क्या ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है बेटा, देखिए, इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या बोल रहा है ये, इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, कि कोई देश क्या ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा, वो कौन बताए, किससे पता चलेगा, नेशनल इनकम से। अगर मुझे आपकी आय पता हो और हर साल आपकी इनकम बढ़ रही हो, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि हाँ भाई आप क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज़, एड्स इन पॉलिसी मेकिंग, मतलब क्या है बेटा, मदद करता है किसमें, पॉलिसी मेकिंग में। अगर मैं बोलूँ कि नेशनल इनकम जब हम निकालते हैं तो हमें ये पता चल जाए कि भाई कौन से सेक्टर में काम करने की ज़रूरत है, कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, कितने लोग अनएम्प्लॉयड हैं, या फिर हमारा जो ओवरऑल इनकम है लोगों का, क्या वो कम है या ज़्यादा है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये हमें पॉलिसी मेकिंग करने में, या फिर अगर मैं बोलूँ गवर्नमेंट को पॉलिसीज़, ऐसी पॉलिसीज़ बनाने में मदद करेगा जो किसकी मदद कर सके, जो इकोनॉमी को और बेहतर करने में हेल्प कर सके। अच्छा, बेसिस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, तो भाई इकोनॉमिक प्लानिंग क्या की जाती है कि किस सेक्टर को कितना रिसोर्स देना है, क्या एजुकेशन में पैसा खर्च करना है, प्रोडक्शन में पैसा खर्च करना है, हेल्थ केयर सेक्टर में पैसा खर्च करना है। कैसे पता चलता है, जब हम क्या करते हैं, नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, तब वहाँ हमें पता चलता है कि कौन से सेक्टर को ज़्यादा रिक्वायरमेंट है और कौन से सेक्टर को रिक्वायरमेंट कम है। उसी बेसिस पर हम अपने रिसोर्सेज को अलॉट करते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, और हमें बहुत सारी अपनी जो वांट्स होती हैं उसको कंप्लीट करना होता है, उसको पूरा करना होता है। ठीक है, उसको सेटिस्फाई करना होता है एक तरीके से। तो इस वजह से इकोनॉमिक प्लानिंग में भी हेल्प करता है, ताकि सही तरीके से रिसोर्सेज को क्या किया जाए, डिप्लॉय किया जा सके। अच्छा, अगर अगली मैं बात करूँ, मेजर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो ये हमें बताता है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने जब हम करेंगे तो हमें उससे ये पता चल सकता है कि भाई किसी देश में लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसी है, लोग कैसा जीवन जी रहे हैं, क्या अच्छा जी रहे हैं, खराब जी रहे हैं, या और बहुत बेकार है। तो ये सारी चीज़ें हमें किससे पता चलती हैं, नेशनल इनकम से पता चलती हैं। इसके साथ साथ अगर मैं बोलूँ कि अगर दो देशों का कंपैरिजन करना हो, जैसे मैं बोलूँ भारत और पाकिस्तान, तो अगर इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन करना हो तो क्या है, किस तरीके से किया जा सकता है भाई, नेशनल इनकम के बेसिस पर किया जा सकता है। अगर मुझे भारत की इनकम पता है और पाकिस्तान की इनकम पता है, और अगर हमें चाइना से कंपैरिजन करना हो, चाइना की इनकम पता है, तो हमें इन तीनों ही केसेस में अगर मुझे कंपैरिजन करना है, मुझे ये पता लगाना है कि क्या भारत की आय बाकी देशों से बेहतर है या नहीं है, तब भी उस केस में हमें नेशनल इनकम की आवश्यकता होगी। या फिर अगर किसी देश में, वैसे तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि नेशनल इनकम किसी भी देश में लोगों के वेलफेयर को इंडिकेट नहीं करता कि कितने लोगों का भला हो रहा है, लेकिन फिर भी कुछ स्तर तक, ठीक है, कुछ स्तर तक हम ये मान कर चलते हैं कि नेशनल इनकम जीडीपी वेलफेयर को, ठीक है, किसी भी देश के लोगों के हेल्थ को क्या करता है, इंडिकेट करता है। क्योंकि जिस देश की आय जितनी ज़्यादा होगी, लोगों की जो स्थिति है, जैसे अभी हमने बात करी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करी, तो जितनी बेहतर इनकम उतनी ज़्यादा बेहतर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो जब बेहतर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगी तो क्या होगा, लोग ज़्यादा अच्छे तरीके से हेल्थ फैसिलिटीज़ ले पाएंगे, एजुकेशन पर खर्चा कर पाएंगे, और इसके साथ साथ भाई अपनी एंटरटेनमेंट पर पैसा खर्च करेंगे। तो लोग अलग अलग चीज़ों पर करते हैं, कंजम्पशन पर करते हैं। ठीक है, कंजम्पशन कैसे, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, ठीक है, फूड रिक्वायरमेंट्स हो गई। तो अगर आपके पास पैसा ज़्यादा आएगा तो आप ज़्यादा बेहतर चीज़ों पर खर्च कर पाएंगे। इसीलिए बोला जाता है कि जो नेशनल इनकम है ये क्या करती है, ये लोगों के, किसी भी देश के पब्लिक हेल्थ को दिखाती है कि वहाँ के लोग कितना बेहतर जीवन जी रहे हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ किसी भी इकोनॉमी में चार, जनरली हर एक इकोनॉमी में इन चारों जो सेक्टर हमें दिखाई दे रहे हैं, हाउस होल्ड, फार्म, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इनके अलावा और कोई सेक्टर्स नहीं होते। किसी भी इकोनॉमी को ये चारों सेक्टर्स मिलकर बनाते हैं। हाउस होल्ड कौन होता है, अभी मैंने आपको बताया
कि हाउस होल्ड कौन होता है, मालिक होता है, ऑनर होता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का। हाउस होल्ड कौन है, ऑनर है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का। साथ साथ में ये और क्या करता है, ये कंजम्पशन भी करता है, क्या करता है, कंजम्पशन भी करता है। वहीं पर अगर फर्म की बात करें तो फर्म क्या करती है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है और इसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी करती है। ठीक है, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। और बेटा ये जब गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है तो ये क्या करती है, हाउस होल्ड से क्या लेती है, हाउस होल्ड से इसे लेना पड़ता है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और बदले में हाउस होल्ड को इसे देना होता है क्या, फर्म को देना होता है हाउस होल्ड को क्या, फैक्टर पेमेंट। ठीक है, जो वही फैक्टर पेमेंट जो फर्म दे रही है, भाई मैंने किसी से काम करवाया, मेरी जेब से पैसा निकला तो मेरे लिए वो पेमेंट है, तो फर्म के लिए वो फैक्टर पेमेंट है। और वही पेमेंट जो पैसा रिसीव कर रही है हाउस होल्ड किससे, फर्म से, वो उसके लिए क्या है, फैक्टर इनकम है। अच्छा, गवर्नमेंट क्या करती है, तो जैसे अमेरिका जैसे देश जहां पर जो वहां पर जो गवर्नमेंट है वो ना तो प्रोडक्शन करती है ना ही क्या बोलते हैं कंजम्पशन करती है, वो सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं। लेकिन भारत जैसे देशों में गवर्नमेंट का रोल प्रोडक्शन का भी होता है, तो वो ऑलरेडी फॉर्म में शामिल हो गई। ठीक है, इसके साथ साथ गवर्नमेंट का रोल है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। तो कौन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है, गवर्नमेंट करती है। ठीक है, गवर्नमेंट का रोल है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से क्या करते हैं हम, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का। तो किसी भी इकोनॉमी में आप देखेंगे या तो कंजम्पशन हो रहा होगा या प्रोडक्शन हो रहा है, तो भाई हम सभी लोग कुछ ना कुछ कंज्यूम कर रहे हैं, उसको फर्म्स बना रही हैं, फिर एक सिस्टम में ये सारी चीजें चल रही हैं। ठीक है, तो ये क्या है भाई, एक सिस्टम से बाइक बनकर आती है, अगर उसमें पेट्रोल है तो उसके इंजन को बेहतर बनाया जाता है जिससे पोल्यूशन ना हो। तो ये सारे जो रूल एंड रेगुलेशंस हैं, आप बाइक लेकर निकलते हैं, सही तरीके से चलते हैं, तो ये सब क्या है, रूल एंड रेगुलेशन कौन बना रहा है, गवर्नमेंट बना रही है। ठीक है, फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ऐसी चीजें जो आप प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, आप बाहर के देशों से ले रहे हैं, और ऐसी चीजें जो बाहर के देश प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं वो आपसे ले रहे हैं, तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट भी हो रहा है। तो ध्यान रखना, ये चारों ही सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी में जो क्या करते हैं, ये पूरी इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं। लेकिन ध्यान रखना, तो इसका मतलब क्या है, मैंने जब लास्ट में बोला इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि इन चारों सेक्टर्स को जो बांटा गया है वो किसके बेसिस पर बांटा गया है, इकोनॉमिक एक्टिविटी के बेसिस पर बांटा गया है। किसके बेसिस पर बांटा गया, इकोनॉमिक एक्टिविटी के बेसिस पर बांटा गया। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना बेटा, नेचर के बेसिस पर भी क्या बोलते हैं, नेचर ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पर भी इकोनॉमी को बांटा जाता है, उसको क्या बोलते हैं, उसके अलग अलग पार्ट बताए गए हैं। जैसे कि सबसे पहला अलग अलग सेक्टर्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल प्राइमरी सेक्टर, जहां पर ऐसा कोई भी प्रोडक्शन जो नेचर के थ्रू होता है जिस पर कोई भी एक तरीके से ह्यूमन का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, जैसे खेतों में गेहूं का उगना, उस पर ह्यूमन का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। अगर आप क्या बोलते हैं माइनिंग करते हैं, उस पर ह्यूमंस का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। ठीक है, आप क्या बोलते हैं ऑयल ड्रिलिंग करते हैं, उस पर ह्यूमन का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें प्राइमरी सेक्टर में आती हैं। अच्छा, सेकेंडरी सेक्टर में, या फिर जिसको हम फर्म सेक्टर या प्रोडक्शन सेक्टर भी कहते हैं, यहाँ पर वो सभी चीज़ें जो ह्यूमन के इन्फ्लुएंस में होती हैं और उसके प्रोडक्शन को बढ़ाया घटाया जा सकता है, उसको हम फर्म सेक्टर कहते हैं। फिर अगर हम बात करें थर्ड सेक्टर जो सर्विस सेक्टर है, जिसमें हम सेवाओं की बात करते हैं, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो क्या है, सर्विस है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, सर्विस सेक्टर बोलते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं ये किसके बेसिस पर है, नेचर ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पर है। ये जो तीन सेक्टर्स हैं वो नेचर ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पर हैं, और जो अभी हमने चार सेक्टर पढ़ा वो क्या हैं, वो किसके बेसिस पर हैं, वो हैं बेटा इकोनॉमिक एक्टिविटी के बेसिस पर। अच्छा, तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पर बोला है द प्लेयर्स हाउस होल्ड सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर के बारे में बताया। तो यहाँ पर कौन है ये लोग, हाउस होल्ड सेक्टर ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो यहाँ पर मैंने लिखा भी है, इंडिविजुअल फैमिलीज, फार्मर्स, लेबरर्स, एम्प्लॉयर्स, स्मॉल शॉपकीपर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड लोग। तो ऐसे सभी लोग जो क्या कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी कंजम्पशन कर रहे हैं, तो सभी क्या हैं, वो सभी कहाँ से बिलोंग करते हैं, हाउस होल्ड से बिलोंग करते हैं। अच्छा, कंज्यूम गुड एंड सर्विसेज, तो ये लोग करते क्या हैं, ये लोग गुड्स और सर्विसेज का कंज्यूम करते हैं और इनकम अर्न करते हैं बाय कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अभी हमने बात करी थी कि हाउस होल्ड क्या है, ऑनर है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का, तो ये क्या करता है, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को लैंड करता है, एक तरीके से दे देता है किसको, फर्म्स को, ताकि वो प्रोडक्शन कर सकें, और इसके बदले में इन्हें क्या मिलता है, फैक्टर इनकम मिलती है बेटा, क्या मिलती है, फैक्टर इनकम। तो ये ध्यान रखने की बात है। अच्छा, फर्म क्या करती है, फर्म फैक्ट्रीज, कंपनी, शॉप, कॉमर्शियल इंस्टीट्यूशन, और इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो सर्विस यूनिट्स लाइक बैंक एंड इंश्योरेंस कंपनी, ये सभी क्या है, ये सभी फर्म्स में आती हैं। तो चाहे वो कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करने वाली कंपनी हो, फर्म हो,
या कोई सर्विस देने वाली फर्म हो, सभी किस में आएंगी, फर्म सेक्टर में आती हैं। ये क्या करती हैं, ये प्रोड्यूस करती हैं गुड्स एंड सर्विसेज को, इसके साथ साथ पेमेंट करती हैं किसके लिए, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के लिए। अगर हम आगे बात करें गवर्नमेंट सेक्टर की, कौन है लोग, तो गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे म्यूनिसिपैलिटी हो गई, पंचायत हो गए, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, ये सभी क्या हैं, ये सभी गवर्नमेंट्स में आते हैं। अच्छा, इनका काम कलेक्ट करना, टैक्स कलेक्ट करना है, और पब्लिक सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड करना है, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, सिक्योरिटी, और साथ साथ में एडमिनिस्ट्रेशन भी इन्हीं के हाथ में होता है। अच्छा, फॉरेन सेक्टर क्या है, फॉरेन सेक्टर वो फॉरेन कंट्रीज़ हैं या फॉरेन कंपनीज़ हैं या फॉरेन बैंक्स या इंस्टीट्यूशंस, वो सभी चीज़ें जो विदेशी हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या होता है, हम इनके साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, और हम क्या करते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, चाहे वो एफडीआई हो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो एफआईआई हो, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। अच्छा, ये दोनों कंसेप्ट आपको ध्यान रखने हैं, एफडीआई और एफआईआई। वैसे तो इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी आगे आपको काम में आएंगे। एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या हो गया, जब कोई भी कंपनी अपनी ही जब कोई भी बाहर की कंट्री में से कोई कंपनी या कोई देश अपनी ही किसी कंपनी में क्या करता है, अपनी ही किसी कंपनी को इस्टेब्लिश करता है। जैसे मान लेते हैं एग्जांपल के लिए माइक्रोसॉफ्ट है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी कंपनी इस्टेब्लिश करी कहाँ पर, इंडिया में, तो ये किसके अंडर आ गया, ये एफडीआई के अंदर आ गया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। अगर वहीं पर बात करूँ एफआईआई की, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, तो बाहर की कोई कंपनी जिसने पेटीएम में इन्वेस्ट किया, जैसे एग्जाम्पल के लिए कोविड के टाइम पर ऐसा न्यूज़ था या फिर ऐसी इन्फॉर्मेशन थी कि चाइना का कुछ शेयर है, तो चाइना बाहर की फॉरेन कंपनी हो गई, उसने किस में इन्वेस्ट किया, पेटीएम में इन्वेस्ट किया, तो ये क्या है, ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट है। जब बाहर की कोई कंपनी, ठीक है, या कोई कंट्री हमारे देश की किसी कंपनी में क्या करती है, इन्वेस्ट करती है, तो उसे एफआईआई कहते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट कहते हैं। और जब वो अपनी खुद की कोई कंपनी सेटअप करते हैं तो उसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इसको आप ध्यान रखना। अच्छा, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट, पेमेंट और रिसिप्ट, जिसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं, वो सारी चीज़ें कौन करता है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ हम करते हैं, ठीक है। अच्छा, आगे देखें भाई, कौन कौन से जो गुड्स हैं वो काउंट होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि अभी हमने बात करा था ना कि भाई एक साल के दौरान जो भी 1 ईयर के, एक साल के दौरान जो उत्पादित सभी वस्तुएं हैं, मतलब एक साल के अंडर जो प्रोडक्शन हुआ है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का, उसको कैलकुलेट करते हैं। तो इंटरमीडिएट गुड्स कौन सी हैं भाई, क्यों इसको कैलकुलेट नहीं करते, और क्यों हम फाइनल गुड्स को कैलकुलेट करते हैं। तो अगर मैं एग्जांपल के लिए बोलूं कि आपके, मान लेते हैं आपके जो फादर हैं या आपके जो क्या बोलते हैं ब्रदर है कोई भी, वो क्या है, प्रोडक्शन करते हैं किसका, गेहूं का, फार्मर है एग्जाम्पल के लिए। तो जब उन्होंने गेहूं का प्रोडक्शन किया, और अगर मैं गेहूं को कैलकुलेट कर लूँ, मान लेते हैं 100 रुपये का गेहूं प्रोड्यूस किया, अब उन्होंने हो सकता है उसमें से 10 रुपये का गेहूं खुद के कंजम्पशन के लिए इस्तेमाल किया, और लेकिन बाकी 90 रुपये का जो गेहूं है उन्होंने किसी दुकानदार को या किसी फार्म को बेच दिया। अब उसने उससे आटा बनाया और उस आटे से ब्रेड बना, यानी कि अभी उस ब्रेड की वैल्यू बढ़ेगी। तो वो जो 90 रुपये का उसने आटा गेहूं खरीदा, क्या सिर्फ उतनी ही वैल्यू रहेगी उस गेहूं की, उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड होंगी और वैल्यू बढ़ेगी। तो अगर मैं अभी ये 100 रुपये ऐड कर लूँ, तो फ्यूचर में जब वो वैल्यू जब किसी कमोडिटी की बनेगी, तो मैं उसकी फाइनल वैल्यू भी ऐड करूँगा। मान लेते हैं मैं ब्रेड की वैल्यू भी ऐड करता हूँ, मान लेते हैं 90 रुपये का ब्रेड लेके उसने 1,000 रुपये का प्रोडक्शन किया ब्रेड का, 90 रुपये का गेहूं लेकर उसने 1,000 रुपये के ब्रेड का प्रोडक्शन किया। तो अब अगर मैं दोनों को कैलकुलेट करूंगा तो मेरी जो वैल्यू आ रही है वो 1100 आ रही है, लेकिन एक्चुअल में जो प्रोडक्शन हुआ है वो कितने का हुआ है, सिर्फ 1,000 का, और 10 रुपये जो उसने कंज्यूम किया है, तो कितना हो गया, 1,010 रुपये। यानी कि मेरी जो जीडीपी कैलकुलेशन थी उसमें क्या हो गई, गलती हो गई। यानी कि इंटरमीडिएट गुड्स को इसलिए नहीं लिया जाता क्योंकि ये ऑलरेडी इनकी जो वैल्यू होती है, इंटरमीडिएट गुड्स की जो वैल्यू होती है वो फाइनल गुड्स में शामिल होती है। इसलिए ऐसी गुड्स जो परचेज की जाती हैं रॉ मटेरियल के तौर पर, क्योंकि इनका फर्दर प्रोडक्शन होता है, सेल्स होता है, इस वजह से ये ऑलरेडी क्या होती हैं, शामिल होती हैं फाइनल गुड्स में, इसीलिए इनको इंक्लूड नहीं किया जा सकता किसमें, नेशनल इनकम में। और क्योंकि ये डबल काउंटिंग हो जाती है इससे, इस वजह से हम इसको इंक्लूड नहीं करते। अच्छा, तो ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज जिनको हम क्या करते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, और इनको कंज्यूम करने के बाद भाई हमें सेटिस्फेक्शन मिलता है, हम डायरेक्ट कंजम्पशन करते हैं। तो ऐसी गुड्स एंड सर्विसेज जो हम कंज्यूम कर लेते हैं और जिनमें फर्दर कोई वैल्यू एडिशन नहीं होता, यानी कि आगे चलकर कोई वैल्यू एडिशन नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आपने दूध खरीदा
और दूध खरीद कर घर पर लाया और चाय बनाकर पी ली, तो क्या हो गई, फाइनल गुड हो गई। लेकिन वही दूध अगर एक दुकान वाला खरीदता और उसे चाय बनाता, तो उस दूध में वैल्यू ऐड करता वो, ठीक है। अगर उसने 100 रुपये का दूध खरीदा है तो उसमें चीनी वगैरह मिला के तो अपना प्रॉफिट ऐड करके वो उस दूध को बेचेगा। तो इस वजह से वो क्या हो गई, वो जो दूध है उसके लिए क्या है, इंटरमीडिएट गुड है, लेकिन आपके लिए क्या है, फाइनल गुड है। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो इसीलिए हम फाइनल गुड को शामिल करते हैं और इंटरमीडिएट गुड को शामिल नहीं करते नेशनल इनकम के कैलकुलेशन में। अच्छा, फाइनल गुड जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक कंज्यूमर गुड होता है, एक कैपिटल गुड होता है। कंज्यूमर गुड कौन सा है, कंज्यूमर गुड वो है जो कंज्यूमर्स कंज्यूम करते हैं अपने सेटिस्फेक्शन के लिए। कैपिटल गुड कौन सा है, कैपिटल गुड वो गुड है जिसका हम यूज़ करते हैं फर्दर किसी दूसरी कमोडिटी को कंस्ट्रक्ट करने में, बनाने में, या उसको प्रोड्यूस करने में। फॉर एग्जांपल एक मशीन जो बनाई गई लेकिन बाद में वो किसी और कमोडिटी को बना रही है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया कैपिटल गुड। जैसे एक सिलाई मशीन, अगर आपकी मम्मी ने खरीदा तो क्या है, कंज्यूमर गुड है। अगर वही सिलाई मशीन किसने खरीदी, एक दर्जी ने खरीदा, तो वो क्या है, कैपिटल गुड है। तो यहाँ पर उसकी प्रॉपर्टीज दी है, क्या बोला है, कंज्यूमर गुड्स दैट आर यूज डायरेक्टली टू सेटिस्फाई ह्यूमन डिजायर, जैसे कि फूड, मोबाइल फोन। और अगर कैपिटल गुड की बात करें, गुड्स दैट आर यूज टू प्रोड्यूस अदर गुड्स इंक्रीजिंग द इकोनॉमीज प्रोडक्टिव कैपेसिटी। तो जो इकोनॉमी की, अच्छा तो भाई ये कैपिटल गुड में जो पैसा लगता है उससे क्या बेनिफिट होता है, इससे किसी भी देश की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। जैसे कि फैक्ट्री में मशीन, फार्मर्स के पास जो ट्रैक्टर है, ये भी क्या है, ये भी कैपिटल गुड का एग्जाम्पल है। क्यों, क्योंकि इससे भाई ट्रैक्टर से फार्मर की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ रही है और मशीन से किसी भी फर्म की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ रही है, ठीक है। अच्छा, ये जो कंज्यूमर गुड्स हैं इनके चार टाइप हैं, कौन कौन से, एक तो ड्यूरेबल गुड। ड्यूरेबल गुड यानी ऐसे गुड्स जो हम लगभग लगभग 2 साल से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कार, टीवी, जिनका यूज़ मल्टीपल टाइम्स किया जा सकता है, ठीक है। वहीं पर सेमी ड्यूरेबल गुड्स, जिनका इस्तेमाल हम एक पर्टिकुलर लिमिटेड टाइम के लिए कर सकते हैं, जैसे 6 महीने, 1 साल, 2 साल, जैसे कि कपड़े। और वहीं पर ड्यूरेबल गुड का एग्जाम्पल जैसे कार या फ़ोन, ठीक। अच्छा, नॉन ड्यूरेबल गुड, नॉन ड्यूरेबल गुड वो गुड्स हैं जिनको हम एक ही बार में कंज्यूम करते हैं और वो ख़त्म हो जाती हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए पेट्रोल, जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या बोलते हैं, दूध आपने पिया, ख़त्म, अब आपको दूसरा खरीदना है। आपने पेट्रोल डलवाया बाइक में, बाइक चलाई, अब आपको दूसरा पेट्रोल डलवाना है, यानी कि, लेकिन वो बाइक तो आप बार बार यूज़ कर रहे हैं, लेकिन पेट्रोल एक ही बार यूज़ हो रहा है। तो ये क्या है, ये नॉन ड्यूरेबल गुड है, और बाइक किसका एग्जाम्पल है, ड्यूरेबल गुड का, ठीक है। वहीं पर हम चौथी चीज़ बात करें किसकी, सर्विस। सर्विस क्या है भाई, जो हम अपने ऐसी नॉन मटेरियलिस्टिक चीज़ें जो एक्चुअल में तो प्रेजेंट नहीं है लेकिन फिर भी उससे हमारा कोई सेटिस्फेक्शन होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, सर्विसेज कहते हैं। ध्यान रखना इस चीज़ को। अच्छा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम आपको जैसे पता होगा कि जब मैंने बात करी थी कि हमारी इकोनॉमी में 4 सेक्टर्स होते हैं, फर्म है, हाउस होल्ड है, ठीक है, इसके साथ साथ गवर्नमेंट है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है। तो ये जो चारों सेक्टर्स हैं, इन चारों सेक्टर्स को मिलाकर 3 तरीके की इकोनॉमी बनाई गई है। कौन कौन सी, 2 सेक्टर इकोनॉमी, 3 सेक्टर इकोनॉमी और 4 सेक्टर इकोनॉमी। 2 सेक्टर इकोनॉमी क्या करती है, 2 सेक्टर इकोनॉमी का काम है, 2 सेक्टर इकोनॉमी को हम सिंपल इकोनॉमी भी कहते हैं, या फिर अगर मैं बोलूँ तो इसे क्लोज्ड इकोनॉमी भी कहते हैं। वहीं पर 3 सेक्टर और 4 सेक्टर, जो 4 सेक्टर इकोनॉमी है उसको कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी कहते हैं या फिर ओपन इकोनॉमी भी कहते हैं। आपके सिलेबस में सिर्फ 2 सेक्टर इकोनॉमी तक का क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 सेक्टर इकोनॉमी क्या है, जिसमें सिर्फ फर्म और हाउस होल्ड शामिल होते हैं और इन्हीं के बीच में जो एक्सचेंज है वो होता है, ठीक है। किन किन चीज़ों का एक्सचेंज हो रहा है, तो देखो यहाँ पर भाई फर्म हाउस होल्ड को क्या दे रही है, गुड्स एंड सर्विसेज दे रही है, ठीक है। वहीं पर हाउस होल्ड क्या दे रहा है, फैक्टर सर्विसेज दे रहा है, और फैक्टर सर्विस के बदले में इसे फैक्टर पेमेंट मिल रहा है, और फर्म को क्या मिल रहा है, हाउस होल्ड स्पेंड कर रहा है तो फर्म को कुछ पैसा रिसीव हो रहा है। तो ये जो सर्कल है, ये जो फ्लो है, ये हमेशा बना रहता है, ये चीज़ें हमेशा चलती रहती हैं। प्रोडक्शन होता है, फिर वो गुड्स एंड सर्विसेज बेची जाती हैं हाउस होल्ड को, फिर हाउस होल्ड पैसा देता है किसको, फर्म को, फिर वो फर्म जो पैसा है वो क्या करती है, फैक्टर पेमेंट के तौर पर देती है। तो ये सर्कल रहता है। तो जब गुड्स एंड सर्विसेज और फैक्टर सर्विसेज का आदान प्रदान हो, यानी कि एक्सचेंज हो गुड्स एंड सर्विसेज का और फैक्टर सर्विसेज का, तो इसे बोलते हैं रियल फ्लो। और वहीं पर जब पैसों का आदान प्रदान हो, यानी कि पैसा एक्सपेंडिचर हो रहा है और फैक्टर पेमेंट आ रहा है, तो इसको बोलते हैं मनी फ्लो। तो ध्यान रखना, सर्कुलर फ्लो के अंदर 2 कंसेप्ट हैं, रियल फ्लो और मनी फ्लो। रियल फ्लो यानी जब गुड्स एंड सर्विसेज का ही सिर्फ सर्कुलर फ्लो हो रहा हो,
और मनी फ्लो जब पैसों का सर्कुलर फ्लो हो रहा हो। तो दोनों ही कंडीशंस में अगर दोनों ही चीज़ें हो रही हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम सर्कुलर फ्लो कहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी जो हम पढ़ेंगे वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए बाय बाय, गुड नाइट, सी यू।